से लाठीचार्ज किया गया है उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार के कृत्य करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं थी। विधायक सांसद उनको पूछने तक नहीं गया। फिर चूंकि हम उनके बीच के हैं, उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन इस बात को भी जानना होगा कि भाई हम पार्टी के इकलौते विधायक वाले उठ के चले भी जाते तो वहीं हमारा झारखंड का कोई छात्र कहता आप तो जेपीएससी खुद लीक करवा के आए हैं। तो एक होता है, हम लोग क्या है कि इंडिपेंडेंट है भैया। 7 समुंदर पार चले गए मेलोडी लेके, लेकिन 7 मिनट दूरी में जूस का गिलास लेकर नहीं जा पाए सोनम वांचुक को कि चलिए भाई अनशन तोड़ लीजिए। एक्टिविटी का उनके नेता मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। उनके नेता सुबह 10 बजे से ही बिस्तर ढूंढने लगते हैं कि भाई 10 बज गया, सूरज का तेज चढ़ने लगा है माथे पर, तो उनके नेता मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। उनके नेता पार्टी के कार्यक्रम में जानते हैं, नेता जनता का जिस दिन सामना करने लगेंगे और करते हैं 2 घंटा करने के बाद उनकी हालत टाइट हो जाती है। तो इसलिए हमें एक्टिविटी हमारा विराम नहीं रहता। बच्चे नीट के अभ्यर्थी नहीं है, अजीब सवाल है ये। जेपीएससी पर भी तो हमारी आवाज़ बुलंद है। हमने उस पर भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उस पर भी हमने ट्वीट किया। और देवेंद्र जी हमने चूंकि देखिए पूरे देश भर के छात्र जो है दिल्ली के जंतर मंतर में आज जिस तरह से आंदोलन करते हुए नजर आए, उसके बाद देखा गया किस तरह से लाठी डंडे चले, गोला बारूदें चली, लेकिन अंततः जो है वो आंदोलन सफल की कगार पे रहा। लेकिन जिस जगह पे डुमरी विधायक जयराम महतो जाकर उन बच्चों को हौसला भर के आए थे जंतर मंतर से, आज वही जगह पे एक ऐसा मंजर बना जिस मंजर को देख के देश के हर आंखों में एक नम सा छा गया। समझने का कोशिश करेंगे जिन बच्चों को हौसला देकर बुलंद करके आए थे जयराम महतो, वही जगह पे आज किस तरह से जो है लाठी डंडे चले, कितनों का सिरे फटे, हर जगह पे जो है बच्चों का लहूलुहान का एक दृश्य देखने को मिला। इस तस्वीर को किस तरह से विधायक जी देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। दादा, आप भी गए थे जंतर मंतर, उस आंदोलन को सपोर्ट करने गए थे, आज का दृश्य देख के आपको क्या अनुभव हुआ? देखिए, आज जो दृश्य मीडिया भैया सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं, हम सभी आप तक सबों तक जो पहुंच रहे हैं, वो दृश्य कहीं ना कहीं काफ़ी भयावह हैं। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार के कृत्य करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं थी। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जिसमें हंगर स्ट्राइक था, शांतिपूर्ण तरीके से वे मार्च कर रहे थे। तो ऐसे में जहाँ संवाद होना चाहिए था, जहाँ पहले ही दिन बातचीत हो जानी चाहिए थी, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं, और अभी उन युवाओं के साथ जिनके कांधों पर इस देश का भविष्य होगा, इस राज्य का, इन राज्यों का भविष्य होगा, ये एक अफसोसजनक है, ये चिंताजनक है। जिस संख्या में लोग पहुंचे थे, छात्र पहुंचे थे, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, आपने भी कहा कि हंगर स्ट्राइक था, लेकिन लाठी डंडा चले, कईयों का सिर फटा, ये मतलब इस नज़ारा को लोकतंत्र क्या अहमियत देता है? लोकतंत्र का ये नहीं, अगर ये लाठी चार्ज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ों के कालखंड से जाकर समझ सकते हैं। आप जो पुलिसिया दमन की व्यवस्था को जानना चाहते हैं तब अंग्रेज़ों के कालखंड को, उस मोनोपोली का आपको अध्ययन करना होगा। देखिए, जो लाठीचार्ज करने वाले जो सिपाही होते हैं या जवान होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, वो लगभग गरीब और मिडिल क्लास तबके के लोग होते हैं। क्योंकि जो एलिट क्लास है, जो एक अपर क्लास है, उनके बच्चे कुछ नहीं करेंगे लेकिन पुलिस नहीं बनेंगे। मेरी एक कड़वी बात को स्पष्ट जान लीजिए, चाहे वो पुलिस हो, वो सेना हो, अमीरों के बच्चे अगर बनेंगे तो ऑफिसर रैंक के बनेंगे। पुलिस में ऑफिसर रैंक होना चाहिए, सेना में ऑफिसर का रैंक होना चाहिए। सामान्य पुलिसकर्मी, सामान्य सेना, वो नहीं बनेंगे, वो ऐसे बैठ जाएंगे घरों में। तो वो जो होते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं। और गरीब के बच्चे, ये अंग्रेज़ों ने ऐसा सिस्टम सेट किया था कि जब किसानों की ज़मीन ली जाएगी, उनकी ज़मीन जब ली जाएगी, अधिग्रहण किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और जब आवाज़ गूंजेगी तो उन्हीं के बेटों के द्वारा, उन्हीं के बेटियों के द्वारा, जिनको सुरक्षा कर्मी बनाए हैं, उनके द्वारा इनको दमन किया जाएगा। तो आज पुलिस कर्मियों के द्वारा जो भी लाठीचार्ज होता है वो गरीब का ही होता है। पुलिस भी गरीब का ही बेटा होता है, वो कोई अमीर का बेटा नहीं होता। अमीर का बेटा पुलिस नहीं बनेगा। तो गरीब का बेटा वो गरीब के बेटे को ही मारता है। ये परंपरा, ये परिपाटी है। इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही गहरे अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो सिस्टम है। कुछ परसेंट लोग जो भगत सिंह कहते थे आज़ादी तो अंग्रेज़ों से ले लेंगे, लेकिन क्या वो आज़ादी गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान तक जा पाएगी कि नहीं, वही चिंता हमारे सामने है। कुछ परसेंट लोग लड़ा रहे हैं। पुलिस के हाथों में इधर लाठियाँ हैं, इधर सड़क पे प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, और हमारे एक भाई से दूसरे भाई का सर पड़वा रहे हैं, हमारी एक बहन से दूसरी बहन का सर पड़वाया जा रहा है। ये चिंता और अफसोसजनक बात है।
है जंतर मंतर से वो आंदोलन अब देश भर का आंदोलन बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ये देश भर का आंदोलन है और स्टूडेंट ने अपनी यूनिटी को दिखाया है। और बिल्कुल पिछले वर्तमान की जो केंद्र सरकार है और उनके कालखंड में परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, उनको लेकर जो प्रोटेस्ट देश स्तरीय हो रहा है, देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं आज उनकी यूनिटी ने इस बात का भी एहसास कराया है कि आप ज़्यादा दिन तक लोगों को अब झूठ, आश्वासन और अपने छल प्रपंच के माध्यम से उलझाकर फंसाकर नहीं रख सकते हैं। एक दिन मुद्दा सामने आकर संसद की दीवारों से टकराएगा और संसद की जवाबदेही बनेगी, संसद के नेता की जवाबदेही बनेगी और आपको जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरह से आप जब दिल्ली गए, जंतर मंतर में लोगों को बीच उन बच्चों को अभिवादन किए, उन लोगों के बातों को सुनबो किए आप, तो क्या कह रहे थे? क्या उनको ये एहसास हो रहा था कि आने वाले समय में हम अगर संसद मार्च अगर करेंगे तो हमारे सिर फटेंगे, हम लहूलुहान हो सकते हैं? ऐसा कुछ देखिए, ऐसा अंदाज़ा किसी को नहीं होता, लेकिन एक परिपाटी जो बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है। आज के दौर में प्रोटेस्ट अगर और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तेज़ होने लगता है, तो कई हथकंडे उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, दमन करने के लिए लगाए जाते हैं, जिनमें आंसू गैस होते हैं, रबड़ के गोले होते हैं, वाटर प्रेशर होता है और फाइनली फिर लाठीचार्ज होता है। ये तो परिपाटी है देश की। इसके लिए हमें लगता है कि स्टूडेंट जिनके विचार फौलाद से भी मजबूत है, जिनके विचार लोहे से सख्त हैं, वो तैयार होंगे। और बिल्कुल उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि एक निर्भीक और निडरता झलक रही थी। जिनके सर से लहू बह रहा था, वो निडर लग रहे थे, वो निर्भीक थे, उनकी आंखों में तेज चमक रहा था, उनकी आंखों में सूरज जैसा ताप झलक रहा था। तो मेरे हिसाब से वो तैयार थे इस आंदोलन के। उन्हें आभास था कि ये सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग किस प्रकार से निरंकुश हो चुके हैं, वे किस हद तक जा सकते हैं, इसके लिए शायद तैयार थे। आप जब दिल्ली गए, दिल्ली में जब आपका भाषण सुना गया, तो बहुत सारे ऐसे भी नेतृत्वकर्ता हैं, नेतागण हैं जो झारखंड में आपका चर्चा करने लगे कि जयराम महतो युवाओं का बात करते हैं, कह के जो है दिल्ली गए, आपके सपोर्टर कह रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि बहुत दिन से कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ था इसलिए दिल्ली चले गए। आपका क्या मानसा था जाने का? हमारा तो एक्टिविटी रोज़ होता है, हमारी एक्टिविटी का उनके नेता मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। उनके नेता सुबह 10 बजे से ही बिस्तर ढूंढने लगते हैं कि भाई 10 बज गया, सूरज का तेज चढ़ने लगा है माथे पर, तो उनके नेता मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। उनके नेता पार्टी के कार्यक्रम में जानते हैं। नेता जनता का जिस दिन सामना करने लगेंगे और करते हैं, 2 घंटा करने के बाद उनकी हालत टाइट हो जाती है। तो इसलिए हमें एक्टिविटी, हमारा विराम नहीं रहता है। हम 24 घंटा नहीं, कम से कम 16 घंटा एक्टिव मूड में रहते हैं। 8 घंटा सोते हैं, उसके अलावा शेष जो 2-4 मैंने समय को निकाल दिया, तो लगभग हम जनता के लिए ही एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे जगह पे ये ट्रोलिंग भी हुआ, सवाल थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि कह रहे हैं कि अपने घर में आग लगा है और बुझाने चल गए हैं दिल्ली, जेपीएससी मामले। दिल्ली नीट क्या हमारा घर नहीं है क्या? झारखंड के बच्चे नीट के अभ्यर्थी नहीं है? अजीब सवाल है ये। जेपीएससी पर भी तो हमारी आवाज़ बुलंद है। हमने उस पर भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उस पर भी हमने ट्वीट किया। और देवेंद्र जी हमने, चूँकि देखिए, सबसे पहला बात, हम पार्टी के इकलौते विधायक है, हमारा संगठन भी है, तो जेपीएससी के मामले को देवेंद्र जी देख रहे थे। और दिल्ली अगर हम देवेंद्र जी को भेजते तो काम नहीं होता, चूँकि दिल्ली हमको स्वयं जाना पड़ता, क्योंकि पार्टी का हम इकलौते विधायक है। आउट ऑफ स्टेट एक एमएलए को ही जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर होता तो हम देवेंद्र जी या फिर उदय जी हों, मोती जी हों, या फिर फरजान जी हों, किसी को भी हम दिल्ली भेजते, लेकिन संभव नहीं था। वहाँ भाई दिल्ली जब जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, तो भाई आपका एक होना चाहिए, तो एक एमएलए पार्टी से हम ही हैं, तो इसलिए हम दिल्ली गए। बाकी स्टेट में हमारे जो संगठन के साथी हैं लगातार इन विषयों पर छात्रों के साथ, और वो आंदोलन करें ना, कब हम उनके साथ नहीं। वो करें भूख हड़ताल, उस भूख हड़ताल में हम लोग सम्मिलित होंगे। वो करें धरना, उस धरना में हम लोग सम्मिलित होंगे। वो करें मार्च, उस मार्च में हम लोग सम्मिलित होंगे। वो करें अनशन, उस अनशन में हम लोग सम्मिलित होंगे। कब नहीं होंगे? पिछले बार ही जो अनशन पर बैठे थे, हम जाकर महामहिम के पास उनको लेकर गए, उनका अनशन हमने तोड़वाया। कोई विधायक सांसद उनको पूछने तक नहीं गया। फिर चूँकि हम उनके बीच के हैं, उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन इस बात को भी जानना होगा कि भाई हम पार्टी के इकलौते विधायक हैं। झारखंड के साथ साथ कुछ आउट के मुद्दों पर भी हमें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। बाकी उस पर हम लोग साथ हैं। आज ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कल हो सके तो महामहिम से भी इस विषय में मिलेंगे। बिल्कुल आंदोलन करें छात्र, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। झारखंड से इकलौते एक ऐसा शख्स हैं जो विधायक हैं जो दिल्ली के उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए अपने आप में वहाँ चले गए।
और बाकी में ये ज़मीर नहीं है क्या कि छात्र झारखंड के भी तो नीट के स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाले थे, लेकिन लोगों में क्यों? नहीं देखिए, उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर मान के चलिए बीजेपी वाले तो जा नहीं सकते क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और नीट केंद्र का मामला है। अब अगर जेएमएम वाले उठ के चले भी जाते तो वहीं हमारा झारखंड का कोई छात्र कहता आप तो जेपीएससी खुद लीक करवा के आए हैं। तो एक होता है, हम लोग क्या है कि इंडिपेंडेंट हैं भैया, हम लोग केंद्र सरकार को भी लताड़ सकते हैं और राज्य की सरकार को भी लताड़ सकते हैं फिलहाल वर्तमान में। तो इसलिए हम लोग जा सकते हैं, हम लोग दिल्ली देश की राजधानी में भी प्रोटेस्ट का समर्थन कर सकते हैं और राज्य की राजधानी रांची में भी प्रोटेस्ट को समर्थन कर सकते हैं। बाकी जो दो खेमा है भारत की राजनीति, अभी दो ही खेमा हम लोग कहेंगे कि एनडीए खेमा, एक इंडिया खेमा। तो इंडिया खेमा का भी क्षमता नहीं है कि वो दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट को समर्थन करे झारखंड से, क्योंकि झारखंड के बच्चे वहाँ हैं। वही झारखंड के बच्चे इनसे सवाल करेंगे कि जेपीएससी में फिर आप लोग पेपर लीक करके बैठे हैं, तो इनका मुँह चुप हो जाएगा। और एनडीए वाले तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि नीट एनडीए से, केंद्र की सरकार से संबंध है और केंद्र में एनडीए की सरकार है। यही मामला है, इससे अलावा और कोई मामला नहीं। अच्छा, आप जिस तरह से कहें कि यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो है कल ही एक प्रोटेस्ट रखा गया था फिरालाल चौक में, उसमें देख रहे हैं दो मंत्री विधायक भी जो है पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे उस नीट मामले में, लेकिन जेपीएससी का होता है तो चुप्पी साथ। मैंने वही कहा कि राज्य की परीक्षाओं में धांधली होगी तो जो केंद्र की पार्टी राज्य में विपक्ष में है वो आवाज़ बुलंद करेगी, और जब केंद्र में धांधली होगी तो राज्य की पार्टी केंद्र के लिए विपक्ष में ये आवाज़ बुलंद करेगी। लेकिन हम ही हैं, भले संख्या एक ही को है, हम लोग दोनों में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। सही बात, विपक्षी अकेले भूमिका निभा। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल अगर विपक्ष कहिएगा इस राज्य से तो हमारी है, क्योंकि हमारी कोई बाध्यता नहीं है। वे लोग बंधे हुए हैं, एक अपने राज्य के बारे में नहीं बोल पाएंगे, दूसरा देश के बारे में नहीं बोल पाएंगे। तमाम आज जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर का जो मंजर रहा, उन बहुत सारे लोग जो है उस तक पहुंच गए कि उनका हालात काफ़ी नाजुक भी है। उन तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा आगे, किस तरह से, क्योंकि आप भी आंदोलन करके इस जगह पे पहुंचे हैं, आप जानते हैं भली भांति आंदोलन को किस तरह से लीड करनी है। थोड़ा रुक के सही, या किस तरह से आप गाइडेंस करेंगे उन लोगों को? देखिए बिल्कुल, आंदोलन कहीं ना कहीं संयम, अनुशासन, धैर्य सब मांगता है और हमें लगता है उन्होंने धैर्य का परिचय भी दिया। ये अंग्रेज़ों के तरीके को अपनाने का कार्य किया सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने, जो कि गलत है। धैर्य तो रहा, हंगर स्ट्राइक धैर्य का ही परिचय है, शांतिपूर्ण आंदोलन धैर्य का ही परिचय है। गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने में कोई अचरज और हानि नहीं है, ये होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से रोका गया, जिस प्रकार से बाधित किया गया और लाठियाँ बरसाई गईं, लहूलुहान किया गया, ये उचित नहीं। गांधी जी की परिपाटी को आपके आंदोलन में देखा जा सकता है क्या? मतलब जिस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं तो उनका गांधी जी भी अगर बैठते थे तो वहाँ पे अंग्रेज़ के अफसर आके उनसे मिलते थे, लेकिन यहाँ तो सत्ता के लोग इतनी ज़्यादा मजबूर हैं। सत्ता के लोगों, देखिए गांधी जी जब हंगर स्ट्राइक पर बैठते थे तो अंग्रेज़ों की इस बात का डर होता था कि गांधी के बाद कहीं और 10 गांधी पैदा ना हो जाए। गांधी के बाद या गांधी मर गया, गांधी कहीं चले गए दुनिया को छोड़कर, तो गांधी के बाद कहीं कोई और गांधी ना पैदा हो जाए। लेकिन वर्तमान सरकार को मालूम है कि अगर एक आदमी मर जाएगा तो अगला डर जाएगा। ये इनका माइंडसेट है कि अगर ये मर जाएंगे तो अगले डर जाएंगे, और उनके सामने ये माइंडसेट होता है कि अगर ये मर जाएंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। अंग्रेज़ों के कालखंड में ये माइंडसेट होता था कि अगर भगत सिंह नहीं रहे, नेताजी बोस नहीं रहे, गांधी नहीं रहे, पटेल नहीं रहे, तो इनको अगर अंग्रेज़ों के कारण अगर इनकी मृत्यु होती है, इनकी शहादत अगर अंग्रेज़ों के कारण होती है, तो नए 10 और तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी एनडीए की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उनका माइंडसेट ये है कि अगर ये मर गया तो अगले 10 डर जाएंगे, इस माइंडसेट के साथ। क्योंकि उनको, और उसके बाद देखिए वो था अंग्रेज़ों का कालखंड, ये है लोकतांत्रिक भारत, यहाँ डर होता है वोट का। तो उनको मालूम है कि मेरे जो वोटर हैं उनको फ़र्क नहीं है, वो उनके वोटर्स उनको डिफेंड करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि हम लोगों ने, देखिए हम लोग तो उतना अतीत को नहीं जानते हैं, हम लोग का नॉलेज मनमोहन सिंह जी के टाइम से है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो मनमोहन सिंह जी को वोट करने वाले लोग थे, वह भी उनकी गलत नीतियों को घर में बैठकर गलत कहते थे कि भाई आतंकी हमला हुआ, ये तो विफलता है सरकार की, महंगाई बढ़ रही है, ये विफलता है सरकार की, उनके वोटर कहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के वोटर अलगे किस्म के हैं। ये कार्ल मार्क्स ने एक लाइन कहा था, अफीम वाला, बिल्कुल एकदम उसी प्रकार के हैं। इनके वोटर उनकी गलत नीतियों का भी बचाव करते हैं। सबसे बड़ा बचाव तो वही नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मित्रों मेरी कोई पढ़ाई लिखाई हुई नहीं हुई है, और अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं एमए और बीए का, उसका भी लोग बचाव कर रहे हैं। वहाँ अगर आप बोलने जाएगा तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। तो ये तो स्थिति है। 30 साल पहले हम आप लड़ रखे हैं, बताइए कितना आश्चर्यजनक बात है।
और वही ना, वो 7 समुंदर पार चले गए मेलोडी लेके, लेकिन 7 मिनट दूरी में एक जूस का गिलास लेकर नहीं जा पाए सोनम वांगचुक को कि चलिए भाई अनशन तोड़ लीजिए। तो ये था मनमोहन सिंह जी को, वहीं से हम लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं, जो कि उस समय हम लोग मतलब आ गए थे, मतलब मिडिल स्कूल में हम लोग आए, मिडिल, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ से हम लोग को नॉलेज है, मिडिल में आ गए थे तो वहाँ से हम लोग को थोड़ा सा मैंने नॉलेज है। वहाँ उनको मत देने वाले लोग उनकी आलोचना करने का हिम्मत रखते थे। अभी जो इनको मत दिए हैं वो उनको महाराज मान रहे हैं कि भैया, और मोदी जी भी वही प्रयास कर रहे हैं। देखिए ना, कहते हैं ना कि हमको परमात्मा ने भेजा है। ये कथन कहाँ का है आपको मालूम है? ये आपका आज से अब चले जाइए हज़ारों साल पहले, जो राजाओं का दौर था, सम्राटों का जो दौर था, जो बादशाहों का दौर था, वो कहते थे जनता से कि हम ईश्वर का दूत हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। तो क्यों कहते थे ना, हम अगर कुछ गलत भी करेंगे तब हमको सवाल नहीं करिएगा, आप हमारा जय जयकार करिएगा। तो वही मोदी जी करना चाहते हैं कि लोग हमें सवाल ना करें, इसीलिए कहते हैं हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो कभी कहते हैं परमात्मा ने हमें भेजा है। तो अगर परमात्मा ने उनको भेजा और सही में अगर भारत टॉप पे आ जाता, अमेरिका को मात देता, चाइना को आंख दिखा देता, पाकिस्तान को डरा के घर में घुसा देता, तो कहते सही में परमात्मा ने भेजा है। लेकिन अब तो एक्सेलेंसी करे जा रहे हैं ट्रम्प जी को। ट्रम्प जी सामने कह रहे हैं कि मैं जब चाहूँ आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर दो। तो परिस्थितियाँ ये हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का डर नहीं है कि इस मैंने लोगों की भीड़ से उनका सत्ता छीन सकता है। उनको मालूम है कि हमने एक अलग किस्म का ही वोटर का माइंडसेट तैयार कर लिया है, जो रिलीजन के आधार पर हमको वोट कर देंगे। तो इसीलिए डर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बोले तो 7 समुंदर पार चॉकलेट लेके जा सकते हैं, लेकिन 7 मिनट की दूरी में, बिल्कुल उनके आवास से 7 मिनट की दूरी में होगा, चाहे आधे घंटे की दूरी में होगा, वहाँ एक जूस का गिलास लेके नहीं जा पाए। मतलब अंग्रेजों का शासनकाल और एनडीए के शासनकाल में क्या अंतर पाते हैं? मतलब जरा मत, तो किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, फिलहाल जो इनका रवैया है उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक न्यूट्रल आदमी है, भले वो एनडीए का ही समर्थक क्यों ना है, भले वो एनडीए को जीवन काल में एनडीए को ही वोट क्यों ना दिया हो और आगे भी उसी को दे, लेकिन एक बार दिल से हाथ रख के पूछेगा तो भी बोलेगा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। आप कहीं भी देखिए, जो निजी व्यवस्थाएं थी उनको भी आपने अधीन कर लिया है। ईडी रहे, सीबीआई रहे, ईसी रहे, सब चीज़ों को तो आपके अधीन पा रहे हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी कभी देश खतरे में कह देते हैं, कभी धर्म खतरे में कह देते हैं, इसलिए सब चुपचाप हैं। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो है भाजपाइयों का सिर्फ नेता है, ये नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने ये कहा कि मोदी जी, अगर आप देश के नेता हैं तो आप जंतर मंतर में धरना पर जो लोग बैठे हैं उनसे मिलिए। भले वो ठीक है, उनको अपोजिशन सपोर्ट कर रहा है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप देश के नेता हैं। अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं तो भाई आप मत आइए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो आपके पार्टी के खिलाफ हैं। तो देश के नेता हैं तो कांग्रेस के समर्थकों के बच्चे भी आपके देश के हैं, और आम आदमी पार्टी के जो माने अभिभावक हैं उनके बच्चे भी, उनके समर्थक के बच्चे भी आपके देश के बच्चे हैं। सोनम वांगचुक से क्या बातें हुई थी? थोड़ा सा बात नहीं हो पाई, झूठ नहीं बोलेंगे, बातचीत नहीं हुई। हमने हाल समाचार खाली पूछा कि सर आपके संघर्ष को हिंदुस्तान देख रहा है और हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी होगी, हमने इतना ही कहा। उसके बाद मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, हम अपना स्पीच देने के लिए चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें। जिस तरह से हमने जो है दिल्ली का उस प्रकरण को भी दिखाएं, और जयराम जी जिस तरह से वहाँ जाके उन तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित जो छात्र हैं, जिन अपने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जो इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी को, उस जगह पे भी इन सारी बातों को रखा गया था। हालांकि आज का जो मंजर था आपने भी देखा, जयराम जी ने जिस तरह से उन तमाम लोगों को ये हौसला बढ़ाने का काम किए हैं कि आंदोलन रुक रुक के ही सही, लेकिन करनी है। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार।